चलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम आज की क्लास करेंगे अपनी, और आज की क्लास के अंदर हमको स्टार्ट करना है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सभी एक बार पीरियोडिक टेबल देख चुके हो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला ब्लॉक एस होता है, एस ब्लॉक, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं स्टार्टिंग में। आज हम उन 2 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी एक बार एक एक करके जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, किसी को याद है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में? ठीक है, बताओ, ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हाइड्रोजन, हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, चलो चलो सोडियम, ठीक है, देखो भाई, ठीक है ना। लिथियम। लीना की रब से फरियाद, मैं ही बोलता हूँ, ठीक है, एक बारी। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड्स जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होते हैं बेसिकली, और जो वर्टिकल होते हैं वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। तो ये मेरे पास एस ब्लॉक के अंदर रहेगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स रहेंगे। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हमको यहाँ पे केवल H आएगा। ठीक है, और ग्रुप 2 के अंदर फिर जो लिथियम के बाद जो एलिमेंट आएगा दैट इज बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, सर ये हमें साथ साथ लिखना भी है। ब्राजील। नहीं, आप मत लिखो, आप आज की क्लास अभी मत लिखो। जब इसको दोबारा से पढ़ने बैठोगे तो शॉर्ट नोट्स बना लेना उसके अंदर से अपने। ठीक है, आप सुनते रहो, कुछ कुछ जो जरूरी बात आपको लगेगी वो लिख लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लो, लिखना कंपल्सन नहीं है। मैं ये सब आपको भेजूंगा, ये पीडीएफ पूरी बना के। ठीक है ना, चलो। सुबह सुबह कॉल के समय देखो भाई, सुनो, देखना। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे ये बातें, पर दोबारा रिपीट करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ऐसा किया गया था कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में पड़ेगा, जैसे एस में पड़ेगा तो उसको एस ब्लॉक में डाल देंगे, पी में पड़ेगा तो पी में डाल देंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी थोड़ी सी आनी चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1:2:1। 1:2:1। देखिए, इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में गिर रहा है और s1 में गिर रहा है। ठीक है, इसीलिए जिस जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीछे s1 आएगा उसको मैं ग्रुप 1 के अंदर डालता जाऊंगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 में गिरा, यानी कि थर्ड पीरियड में डाला मैंने इसको, पहली बात तो। और कहाँ पे डाला? ग्रुप 1 के अंदर डाला। तो कुल मिला के इन शॉर्ट कहानी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 जाएगा, इसलिए मैंने इनको एक साथ डाला है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी एक जैसी है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी जो रहेंगी वो एक जैसी रहेंगी। ये बात आपको पहले से पता है। ठीक है, तो बेसिकली यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रोंशियम। ठीक है, फ्रोंशियम जो है आपका रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसको हम स्टडी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इसमें से फलान ढिमकान रेज निकलती हैं। तो जो हम स्टडी करेंगे वो लिथियम से लेकर के हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन के तौर पे डला होता है, ऐसा हमने पहले पढ़ा है हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर भी। बाकी लिथियम से सीशियम की जो है हम स्टडी यहाँ पे मेन करने वाले। और अगेन यहाँ पे भी हम लोग बेरिलियम से बेरियम तक की स्टडी मेन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि they are so called because they form hydroxides on reaction with water and are strongly alkaline in nature। ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, इसलिए हम इसको जो है वो एल्कली मेटल्स कहते हैं। दूसरा, आप सभी को पता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, तो इनके नाम भी यहाँ पे जो है वो दे रखे हैं। इन केस अगर आपको नाम इनके नहीं पता थे तो अब प्लीज आपने भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो एल्केलाइन इन नेचर होते हैं एंड दीज मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में फाउंड किए जाते हैं, इसलिए हम इसको अर्थ बीच में लगा देते हैं। ऊपर एल्कली डाला था, यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो है हम लोगों ने डाला है। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए सारी की सारी कहानी। तो इन शॉर्ट इसमें क्या पता होना चाहिए, मोटा मोटा एलिमेंट्स के सारे नाम, कौन सा किस पीरियड में आता है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, अभी चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बेसिकली थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में ना बीच बीच में टाइम लगेगा आज एक बार, क्योंकि हमारे पास बुक हमने जो है वो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग 2-3 प्रॉपर्टीज उठा लेते हैं एक साथ ही। और ठीक है, ये पेज विजिबल तो है ना आप सभी को, है ना? यस सर। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट में आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की क्या रहेगी, बताओ आप? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 रहेगी। NS1। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन सब में S1 में जा रहा था, और अगर ग्रुप 2 की बात करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2। हाँ NS2 रहेगी। क्या आप सभी को ये बात क्लियर है? बोलो यार यस और नो। यस सर। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रॉन्शियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये बात हम लोग कर चुके हैं। दिखने में कैसे होते हैं सारे के सारे? सिल्वरी व्हाइट होते हैं, लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि मेटल्स हैं। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं कि वो लाइट होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटालिक लस्टर उनके अंदर आता है, चमक आती है उसके अंदर। ठीक है, आराम से उसको आप दबा सकते हो, प्लेट बना सकते हो। ठीक है, मेल्ट आप लोग इनको कर सकते हो। तो ये सारी बात आपको ऑलरेडी पता है, वही यहाँ पे लिखी है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की ओर जाऊंगा तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 रहेगा। लास्ट एलिमेंट यानी कि रेडियम जो था इसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ये भी सिल्वरी व्हाइट से दिखते हैं आप लोगों को। और ये थोड़े से ये जो मेटल्स हैं क्योंकि राइट साइड पे पढ़ते हैं तो मेटल्स जो हैं आपके ग्रुप 1 के प्रॉपर मेटल्स का काम करेंगे। अगर मैं कंपेयर करूंगा, है तो ये भी मेटल्स ही, बट इनसे अगर कंपेयर करूंगा तो ये लेस मेटेलिक नेचर जो है वो शो करेंगे, यानी कि ये जो होंगे थोड़े से हार्डर होंगे एल्कली मेटल्स से। क्या आपको पहले 4 पॉइंट्स क्लियर है? पहले ये बता दो यस और नो, कर लोगे याद Yes, यस sir। सर। सभी लोग? यस सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एटॉमिक साइज पे। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे जैसे मैं नीचे मूव करता हूं तो हमारे पास क्या बढ़ता रहता है, बताओ? Atomic size। एटॉमिक साइज। क्यों बढ़ता है एटॉमिक साइज? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते जाते शेल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे एक नया शेल ऐड होता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। तो हम सभी को पता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, साइज का थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ भी दिया हुआ है। दूसरे ग्रुप में भी डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज आप लोगों का इंक्रीज करेगा। और साइज का एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ दिया है, इस पे ज्यादा फोकस अभी मत करना। ठीक है, जब भी कोई रिलेशन निकालना होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो इससे कि इनमें से किस किस का साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा सेम है। ठीक है, बाकी वैल्यूज के बेसिस पर हम थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे, राइट? तो आपने सिर्फ यही याद करना है कि डाउन द ग्रुप हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज जो है वो इंक्रीज करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को जैसे इसके पीरियड में कंपेयर करूं, लिथियम के पूरे पीरियड में कंपेयर करूं, यानी कि बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, यानी कि सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो लिथियम का जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा।
ठीक है, बस नोबल गैस एलिमेंट से आपको कंपेयर इसको नहीं करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। आपने ऐसा सुना है ना कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज आप लोगों का डिक्रीज होता है। Yes, मतलब sir. मैं अगर बात करूंगा लिथियम बेरिलियम, फिर उधर जाऊंगा तो बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इन सबसे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, लिथियम का रहेगा। ऐसा लिखा है इन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में कि लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। क्या आप इस चीज को याद कर लोगे? बोलो यार। एटॉमिक Yes, साइज sir. डन। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज मेरी तरफ से हो चुकी हैं। किसी को अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है इनमें से, एटॉमिक साइज और फिजिकल स्टेट में से, तो मेरे से पूछ लेना। ऐसा करेंगे कि पहले मैं एक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करूंगा, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे लास्ट में पूछना, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज मेरी तरफ से क्लियर हो चुका है। राइट, अब मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। आगे बढ़ूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और काफी ज्यादा वेरिएशन होता है इसका अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं। बट मेल्टिंग पॉइंट निकालना एस ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि एक तो ये बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग पे। मेल्ट आप समझ रहे हो ना, सॉलिड से अगर लिक्विड जाते हो तो आप मेल्ट कर रहे होते हो, फिर आप लिक्विड से अगर गैस जाते हो तो आप एक तरीके से उस चीज को बॉईल कर रहे होते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोनों की दोनों Yes, sir. प्रॉपर्टीज में क्या कर रहे हो, बॉन्ड को तोड़ रहे हो। अब सॉलिड से जब लिक्विड जाएंगे तो वैसे थोड़ा अलग स्ट्रेंथ लगेगी, और मैं जब लिक्विड से जब कहाँ जाऊंगा, लिक्विड से जब गैस जाऊंगा तो अलग स्ट्रेंथ लगेगी। तो दोनों में फर्क तो होता है, बट यहाँ पे जो दोनों बातें डिपेंड करती हैं वो एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं यानी कि, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो मेरा साइज इंक्रीज करता है? बोलो यार, यस और Yes, नो? sir. यस सर। साइज इंक्रीज करने पर, साइज इंक्रीज करने पर मेटालिक मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, यानी कि मेटल मेटल की इंटरेक्शन करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। और अगर इनमें इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होंगे। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा, अगर आप दोनों ग्रुप्स में कंपेयर करोगे तो इसका अगर छोटा साइज है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये किसके बेसिस पर हमने बात करी है? मेटेलिक बॉन्डिंग पे, कि डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। ठीक है, इनमें तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते क्योंकि सब में 1 1 है, तो इसके अंदर हम मेटेलिक बॉन्डिंग सीखेंगे और हमने ये सीखा है यहाँ से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वीक Yes, sir. interatomic bonds are due to large atomic radii and the presence of only one valence electron and hence melting and boiling point are low। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, ऐसा ही ऑर्डर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही ऑर्डर, बट आप ये देखो ध्यान से कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेगा और मैग्नीशियम जो है वो खाली पीछे चला जाएगा, बाकी सारा का सारा ऑर्डर वही है। आप देखो इसमें एलिमेंट्स में कौन से थे, बेटा, मंगेकार, स्कूटर, बापराजी। यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुकी है और कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी इधर। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल था ऑर्डर, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्विस्ट है जो आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में, कि मैग्नीशियम को उठा के सबसे लास्ट में करना। क्या आप ये बात याद रख लोगे यार? बोलो यार। Yes, sir. बाकी ऑर्डर वही है, बाकी ऑर्डर वही है, बाकी ऑर्डर वही है, बाकी ऑर्डर वही है, केवल मैग्नीशियम को उठा के लास्ट में करना है। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो ये आपकी पहली एक्सेप्शन है, उसमें काफी कुछ आने वाला है ऐसा जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चलेंगे तो एक साथ चलेंगे तो सेम ऑर्डर से, पर एक एक्सेप्शन इसके खुद के ग्रुप में ये है कि मैग्नीशियम को उठा के आपको क्या करना है, पीछे करना है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमने एक बार
कर लिया है बहुत अच्छे से फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी को कोई दुविधा है अभी तक? No, sir. नो सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे हम आपका फेवरेट टॉपिक करने वाले हैं जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, कोई बात ही नहीं। ठीक है, दो एक साथ प्रॉपर्टीज लेते हैं पहले, और टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स करके हटे हो, वहां पे हमने आयोनाइजेशन के आगे इंथैल्पी लगाया था, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में 5/2 RT का फर्क आता है, बट मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी में ज्यादा फर्क नहीं है और कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही लगेगा। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई शेल है, इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो कितनी एनर्जी लगेगी मुझे इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उठा के इंफिनिटी पे भेजने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन में इसलिए नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि आपको पहले से ये टॉपिक आना चाहिए था। क्या आप सभी को आयनाइजेशन मालूम है एनर्जी, या मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब sir. करके बताऊं? आते सर। यस सर। किसी को भी डाउट है ना तो टेंशन मत लेना, मुझे बस बता देना, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है भाई, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि बेसिकली एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप सभी को पता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके आगे प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो एंथैल्पी हो या एनर्जी हो, बेसिकली हम यहाँ पे साइन एब्जॉर्ब के लिए प्लस का लगाते हैं, तो अब सब आपको पता ही है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो ध्यान से, ये क्या है, मेरे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं आप लोगों के? लीना की रब से फरियाद, ये है। ठीक है, अब आप ही बताओ ना, अगर आप लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? लिथियम प्लस बनेगी, और लिथियम से लिथियम प्लस जब बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1s2 बनेगी। 1s2 आपकी वैसे किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी? हीलियम की थी, Helium. नोबल गैस की थी, तो ये एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनती है। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनती है किसमें से? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पर ग्रुप 1 एलिमेंट्स में से। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स खुद चाहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से दे दें ताकि आप लोगों का स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रखी हो। दिस इज वन ऑफ द रीजन, मैं आपको यही कहता हूँ कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लूज करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा कम होगी, मतलब उसमें कम ही आपको एनर्जी ऊपर से देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन आपका निकल सके, क्योंकि वो खुद ही निकलना चाहते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे लिथियम और बेरिलियम को, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे लिथियम से अगर कोई, ठीक है ऐसे लिखें, लिथियम को अगर हमने डेल्टा एच आई ई दी और लिथियम प्लस 1 बनाया, और वही काम हमने बेरिलियम के साथ किया, बेरिलियम को हमने आई ई दी, ये फर्स्ट आई ई है बेटा, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये क्या बनेगा? Be प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन अब 1s2 हो गई, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी भी 1s2 2s1 ही है। तो ज्यादा जल्दी कौन निकलेगा? कहां से निकलेगा? लिथियम से निकलेगा, ज्यादा जल्दी लिथियम से निकलेगा। तो ज्यादा कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? लिथियम। लिथियम को कम एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, तो यानी कि अगर आप इन दोनों आईई में कंपेयर करोगे तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम आएगी क्योंकि हम कम एनर्जी लगेगी, अब बेरिलियम की थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो कंपैरेटिव स्टडी में बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि दोनों में से अगर पहला एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसानी से लिथियम से निकलेगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा बेरिलियम में, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो था कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप्स। बट अगर आप बात करोगे विद इन इट्स ग्रुप, यानी कि मैं अकेले सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी की बात किस में करूं? केवल ग्रुप 1 में करूं, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो,
वैसे वैसे आपका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है और ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं जब हम, साइज आपका इंक्रीज होता है और साइज आपके इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। ये बात भी हमको वैसे कहीं ना कहीं पहले से मालूम है। ठीक है, तीसरी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं अपने। मैं 2 पॉइंट क्लियर कर चुका हूं। पहली बात आयनाइजेशन एनर्जी बता चुका हूं होती क्या है। दूसरी बात मैं बता चुका हूं कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा विद इन इट्स ग्रुप। और साथ में अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूंगा तो पहली वैल्यू ग्रुप 2 की ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरी और लास्ट बात कर रहा हूं अब मैं। अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करूंगा लिथियम की, यानी कि लिथियम में से मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर वही लिथियम में से जो लिथियम प्लस बन चुका है अब एक और बार आयनाइजेशन एंथैल्पी दूंगा, यानी कि लिथियम के तौर पर उसकी Ie2 हो गई, तो ये क्या बनेगा Li+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। बस इस टाइम लिथियम प्लस में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि 1s2 में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला और 1s1 बनाया। तो 1s2 एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए जो सेकंड Ie2 आएगी किसकी, लिथियम की, उसका वैल्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा होगा वैल्यू 1 से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यार। Yes, sir. उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा Yes, sir. होगी। अगर आप बेरिलियम की Ie2 कंपेयर करोगे तो बेरिलियम की Ie2 कम होगी, क्योंकि अब अगर बेरिलियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो वो आसानी से निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि Be+2 आसानी से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब 2s1 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ही काम आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम चलेगा अगर आप विद इन एलिमेंट्स की बात करते हो। तो मैंने कंपैरिजन भी साथ साथ लिया है और विद इन एलिमेंट्स भी बताया है। क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं? पहले तो ये बता दो, इसमें से कोई भी डाउट है तो मैं Yes, अभी sir. क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। और अगर फिर भी थोड़ा मन में रह जाए, अगर पूछ नहीं पा रहे हो तो प्लीज एक बार आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक पूरा कर लेना। मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो कर रखा है क्योंकि आपका टर्म 2 भी हो चुका है। ठीक है, बट अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज इस टॉपिक को कर लेना। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि बेसिकली ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। ठीक है, जहां तक मेटल्स की बात होती है ये लूज ही करते हैं, तो हम जो है केवल +1 +2 ऐसा ही देखेंगे इन दोनों ग्रुप्स के अंदर, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जहां तक मैं बात करूं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लिथियम जो है, सोडियम जो है, ठीक है, पोटेशियम जो है, ये केवल एक एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। इसीलिए इन सब के ऊपर +1 +1 +1 आता है, तो आप इनके ऊपर केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, दैट इज +1। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हो गए, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आप अगर देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, इसलिए इनके ऊपर आपको जो दिखेगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। ठीक है, ये बात जो है डिफरेंस इन बिटवीन देयर Ie1 एंड Ie2। ठीक है ना, ये जो है आप लोगों को वैल्यू जब आप थोड़ा सा चेक करोगे वैल्यूज में, वैल्यूज के तौर पर, तब आपको समझ में आएगी कि अगर कभी दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच का डिफरेंस 16 eV से इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इससे ज्यादा हो तो वो एल्कली मेटल्स होते हैं, और अगर Ie1 और Ie2 में जो डिफरेंस है वो लेस देन ये हो तो वो बेसिकली एल्कलाइन अर्थ होते हैं। आप इस बात का अंदाजा थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले सकते हो कि Ie1 और इसकी Ie2 में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो नॉर्मल ये देना ही चाहता है तो कम होगी, दूसरा जो निकलेगा एल्कलाइन एल्कली मेटल्स में से वो इसकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा तो बहुत ज्यादा होगी। तो काफी ज्यादा जब फर्क आएगा Ie1 और Ie2 में, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो एल्कली होगा, एल्कलाइन अर्थ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ये लास्ट स्टेटमेंट ये कहती है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। मैं बढ़ता हूँ फिर आगे। ठीक है,
हम बढ़ते हैं आगे एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, डेंसिटी और कंडक्टिविटी एक साथ उठाते हैं। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है ना सभी को? कंफर्टेबल हो ना सब लोग? कोई दिक्कत Yes, तो नहीं sir. है? सर चलो और देखते हैं आगे। चलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन देता है जो जल्दी से, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर मैं केवल और केवल एक ही ग्रुप में ग्रुप के एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, यानी कि मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनको कंपेयर करूंगा, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा था। ये बात हमने कहाँ सीखी थी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ ऐड ऑन करूंगा। जो टर्मिनोलॉजीज मैंने पहले पढ़ाई हैं, अब उनके बेसिस पे मैं आंसर देने लगूंगा। मेरे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आई, मुझे पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन देने की पावर होती है, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट? तो मैं कहूंगा क्योंकि मेरी डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा था, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था। तो IE डिक्रीजेस, therefore electropositive character increases। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? पहले तो ये बताओ, राइट? सबको समझ में आया? Yes, sir. रिपीट कर। इसको रिपीट कर देते हैं बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड बीच में रोकूंगा मैं। आस्था बेटा कोई बात नहीं, आपका मैसेज मैंने अभी देखा है। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, आप वो देख लेना। ठीक है, 11 बज गए, बजने वाले हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो वापिस आ जाओ भाई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सुनीता ने बोला कि रिपीट कर दो। सुनीता बेटा एक बात बता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया? पहले आपको ये बताओ। यस सर। और आपको ये पता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है अगर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दोनों इनवर्स का रिलेशन रखते हैं। वही आपको बात यहाँ पे लिखी हुई है। गॉट इट? यस सर। चलो, इसके बाद वही काम जो होगा वो वहां पे रहेगा दूसरी साइड पे, यानी कि एल्केलाइन अर्थ को हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर मैं केवल ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करूं और सेम पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहेगा? Group 1 elements. ग्रुप 1 एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं ना, क्योंकि इनकी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो ऐसे आप सोच के कह सकते हो कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के मामले में इनसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, बट आपको सेम ही पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा अगर ऐसी कभी बात आ रही है तो। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इजी सा पॉइंट था। डेंसिटी की बात करेंगे बेटा। डेंसिटी को आपको याद रखना पड़ता है, डेंसिटी के टॉपिक को आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो डेंसिटी क्यों याद रखना पड़ता है, इसकी वजह बताता हूँ। सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब अगर मैं केवल एल्कली मतलब केवल और केवल एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स को कंपेयर करूं, यानी कि मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को कंपेयर करूं और डाउन द ग्रुप जाऊं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे आपको ये पता है कि मास जो है, मास बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, है ना? डाउन द ग्रुप मास भी बढ़ता है, फिर आपको ये भी पता है कि साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो वो वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा। तो दोनों चीजें अल्टीमेटली अगर बढ़ रही हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, इसलिए हमें कंफ्यूजन होती है कि डेंसिटी में चल क्या रहा है। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मास और वॉल्यूम में मास जो है वो ज्यादा बेटर रोल प्ले कर रहा है, मास जो है वो ज्यादा बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं उसकी वॉल्यूम से, इसीलिए डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रही है। ये बात आपको अब याद रखनी पड़ेगी। क्या आप याद रख लोगे कि भाई वॉल्यूम Yes, भी sir. इंक्रीज होती है,
वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस along with atomic weight, but atomic weight increases more than atomic volume. देखो लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, राइट? यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि एटॉमिक वेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसलिए हम यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। और डेंसिटी के जो ऑर्डर होते हैं ना बेटा, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल ऑर्डर इन केस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, बट ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर आपको थोड़ा सा एक ये जो है ऑर्डर वो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मास और वॉल्यूम का दोनों के हिसाब से निकाला हुआ है। तो ये ऑर्डर आपको यहाँ से अगेन एक एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना पड़ेगा। क्या आप याद रख लोगे? ठीक है, यस सर। देख लो ये ऑर्डर ढंग से देख लो, इन दोनों को आगे खिसका दिया थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये होता है ना ऑर्डर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाग, तो हमने ग्रुप 1 में तो पढ़ा कि इंक्रीज ही होता है डेंसिटी डाउन द ग्रुप, बट यहाँ थोड़ा सा आप देखना कि ये कैल्शियम को उठा के हम इधर रख देंगे। ऐसे याद किया करो आप लोग, ठीक है। लिख लिया करो पहले सीधी लाइन में, जब आपको ऑर्डर रटना हो तो एक बार लिख लिया करो, आगे पीछे कौन है उसको थोड़ा सा एक बार ऐसे बना लिया। बाकी तो सारा ऑर्डर मुझे लगता है लग ही रहा है, देख लो आप। तो ऐसे याद रखना थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक है ना, कि आप देख लो पहले कि कौन आगे पीछे हो रहा है, फिर उसको याद रख लो। केवल कैल्शियम कैल्शियम को उठा के हमने ऊपर रखना है और बाकी फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज रहेगा। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी रहती है आसान तरीके से याद करने की, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं बढ़ रहा हूँ कंडक्टिविटी के ऊपर। किसी को डेंसिटी में कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। तो कंडक्टिविटी किस वजह से होती है आप सभी को पता है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां कंडक्टिविटी आप लोगों की बेसिकली ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स की कंडक्टिविटी वैसे ही काफी ज्यादा हाई रहती है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। They are also good conductor of heat and electricity due to the presence of two free electrons. यहाँ पे दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो आपने आंसर ये नहीं देना कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलता है, उसकी आयनाइजेशन ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, वहां पे दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं हम लोगों को ग्रुप 2 एलिमेंट्स में, इसीलिए ग्रुप 2 की कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है ग्रुप 1 एलिमेंट से, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, डेंसिटी, देन कंडक्टिविटी पे। अब बढ़ते हैं हम इसके बाद आगे। चलिए इसके बाद हमारे पास फ्लेम टेस्ट लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ्लेम टेस्ट। देखना भाई, पहले उठा लेते हैं फ्लेम टेस्ट को, और फिर एक साथ पहले उठा लेते हैं हम अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है भाई। देखो एक बार फ्लेम टेस्ट, यार फ्लेम टेस्ट ना कुछ नहीं होता बेसिकली, ये एल्कली मेटल्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप सभी को पता है कि जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वहां पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे अपनी ग्राउंड स्टेट पे है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लाइट से। फ्लेम का मतलब क्या है, लाइट है, आप बर्न कर रहे हो, लाइट दे रहे हो, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर स्टेट पे जाएगा, और हायर एनर्जी स्टेट होती है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वापस गिरेगा, स्टेबल स्टेट पे आएगा जब ये ठंडा होगा, तो ठीक है। तो जैसे ये नीचे आएगा वैसे ये एनर्जी एमिट करेगा, और आपको पता है ये जो एमिट करने वाली एनर्जी है अगर वो विजिबल रीजन में गिरे तो आप लोगों को कलर दिखाई देने लगते हैं। हमको जो है वो चीजें क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्या उदिता बेटा आपका ना माइक ऑन रह गया, देखो भाई, ठीक है। एनर्जी ना वो एमिट करेगा, जब कोई एनर्जी एमिट करेगा और अगर वो विजिबल रीजन में गिरेगी तो आपको कलर दिखाई देंगे। हम सभी को चीजें कैसे दिखाई देती हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है लाइट से, अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके एमिट करती है, वो विजिबल रीजन में गिरती है हमारे तो हमें दिखाई देती है, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइट डी एक्साइट करते हैं
मेटल्स के अंदर, तो वो कलर शो करते हैं। तो हम आसानी से कलर से टेस्ट कर सकते हैं कि ये मेटल कौन सा है, क्योंकि हैं तो सारे दिखने में सिल्वरी व्हाइट, तो हमको पता लगाना हो कि ये कौन सा है। तो हम सबसे पहले सबसे आसान सा टेस्ट करते हैं, दैट इज फ्लेम टेस्ट। बर्नर जलाते हैं, मेटल का टुकड़ा लेते हैं, उसको जला के देखते हैं कि कौन सा कलर दिख रहा है। तो आपको ये कलर जो है वो बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। अगेन रटने का सौदा तैयार है आपके लिए कि लिथियम का जो है वो क्रिम्सन रेड होता है कलर, ठीक है। इसका जो है वो गोल्डन येलो है, सोडियम को जलाओगे तो गोल्डन येलो निकलेगा, ठीक है। इसको जलाओगे तो आपका वॉयलेट निकलेगा, सीशियम को जलाओगे तो ब्लू निकलेगा, और रुबिडियम को जलाओगे तो रेड वॉयलेट निकलेगा। तो ये जो कलर लिखे हुए हैं नीचे वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे, और जो भी बात मैंने भूली है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में लिखी हुई, ठीक है, राइट। दूसरी जगह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यस बोलो बेटा। ये कलर याद करने हैं। हाँ हाँ याद करने हैं, यस एब्सोल्युटली, आपको ये कलर याद करने हैं, यस ठीक है, सारे याद करने हैं। लाइन में ऐसे सीधा, ये तो ऐसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, ऐसे लिख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। आप ऐसे लिखना नोट्स में, लिथियम सोडियम पोटेशियम, थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। क्रिम्सन रेड है इसका, गोल्डन येलो है इसका, ठीक है, अलग अलग दिखेगा तो आसान लगेगा, ठीक है ना, ये रटने हैं बाबा, यस। दूसरी तरफ आ जाओ, इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स आपको फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। आप ऐसे कह सकते हो कि इनका जो है वो स्मॉल साइज है, और इनका थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए फ्लेम जो होती है वो इनमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट डीएक्साइट इजीली नहीं करवा सकती। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है वो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे, मतलब आप इनको नहीं पता कर पाओगे इनका कलर फ्लेम टेस्ट से, ठीक है। तो जो बाकी बच गए नीचे के 3 जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है वो कौन है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और बेरियम है। और इन तीनों के कलर भी आपको याद रखने हैं कि कैल्शियम का कलर ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंटियम का क्रिम्सन होता है, और बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर होता है। क्या आप याद कर लोगे? समझ में आ गया बेसिकली करना क्या है, बोलिए यार। Yes, sir. अब स्कूल Yes, के पेपर sir. में जनरली बेरिलियम मैग्नीशियम का आ जाता है कि यार आपको लिखना होता है कि क्यों नहीं करते। सिंपल सा रीजन है, स्मॉल साइज है, हाई आईई है, इसलिए नहीं करते, 1 नंबर आपका हो जाता है 2 रीजन लिखने पर, ठीक है ना। ये आता है वैसे, ठीक है। कलर का तो टीचर खुद सोचता है कि ये क्या, ठीक है, बट अच्छा जो पेपर कोई बनाना चाहेगा तो फिर वो कलर ही पूछेगा आपसे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और कलर आगे भी आपके काम आएंगे, पता होने चाहिए बेसिकली कौन क्या करता है। दूसरा आ जाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सभी को पता होना चाहिए कि बेसिकली हमने, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, इसके अंदर हम लाइट मारते हैं और लाइट मार के इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से एक्साइट कराते हैं। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट करवा देगा वो जो हो जाएगा वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेहतर शो करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाना है आपने बेसिकली। तो आपको पता है यार आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके लिए कम होनी चाहिए एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन यानी कि आसानी से निकलना चाहिए, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आई लो किसकी होगी, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीशियम की होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर जो एलिमेंट यूज किया जाता है वो सीशियम यूज किया जाता है, क्योंकि सीशियम जो है वो इस ग्रुप का नीचे वाला एलिमेंट है, और नीचे वाले एलिमेंट की जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा शो करता है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो, क्योंकि आपको इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इतना आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गए हैं फ्लेम टेस्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। Yes, sir. देखो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करने की पोटेंशियल किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। हमने रिडक्शन पोटेंशियल कहीं ना कहीं रिडॉक्स में थोड़ा सा एक देखा था, वर्ड कहीं देखा था, बट आप अभी मोटा मोटा याद करो 12th क्लास के अंदर आपको और अच्छे से पता लगेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या क्या हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत अच्छे से कराते हैं क्लास 12 में, बट अभी आप ऐसे याद रखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है खुद को ऑक्सीडाइज कराने की टेंडेंसी, ठीक है।
और खुद को ऑक्सीडाइज कराने की पावर, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो पावर है, ठीक है। अब आपको देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड लिखा होगा ना, ठीक है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अब गैसियस एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्वस मीडियम की बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप इस बात को समझो कि अगर हम एक्वस मीडियम में जा रहे हैं तो एक्वस मीडियम में जाने के बाद एलिमेंट और कई तरह की एनर्जी वहां पे निकलेगी, जैसे हाइड्रेशन एनर्जी होगी क्योंकि वो एक्वस मीडियम में जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल हम ज्यादा पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में इतनी बात नहीं करते, ऑक्सीडेशन उसका जस्ट उल्टा होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ये दोनों जो वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं ये एक्वस मीडियम में हैं। और हम जो अब तक कहानी पढ़ते आए हैं, हम गैसियस एलिमेंट अपने दिमाग में लेके चलते हैं, एक्वस में नहीं जाते, क्योंकि एक्वस में जाने पे और भी कई तरह की एनर्जी, लैटिस एनर्जी आती है, हाइड्रेशन एनर्जी आती है, सब्लिमेशन एनर्जी आती है, ये सारी एनर्जीज का जोड़ आ जाता है। तो इतनी सारी वैल्यूज हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं है एक साथ डालनी, तो इस बात को हम अभी रट लेंगे और अपने पुराने कंसेप्ट के साथ मिक्स एंड मर्ज नहीं करेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की बात आएगी तो हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, और हमने जो बेसिक अपना प्रिपेयर किया है, अब तक स्ट्रॉन्ग किया है, वो गैसियस मीडियम का किया है। और गैसियस मीडियम में कहानी बहुत सिंपल है तो इसलिए हमको आसान लगती है। और एक्वस में जाएंगे तो कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आएगा, वो सर धीरे धीरे खुलासे करेंगे विद टाइम। तो अभी आज की क्लास में इतना नहीं खुलासे करेंगे। तो आप ये मत सोचना, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना, ये बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है, कि हम लोग जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, उसके हिसाब से बात करेंगे। इसके अंदर बातें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। ये किसका ऑर्डर है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी जो है वो लिथियम की है, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इवन सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही? खुद ऑक्सीडाइज करना मतलब Yes, इलेक्ट्रॉन sir. लूज करना। अब आप अगर पुराने कंसेप्ट से इस वाले कंसेप्ट को मिलाओगे तो हमने पढ़ा था कि हम अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, ठीक है। तो प्लीज 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 डोंट मर्ज दैट टॉपिक हियर, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग चलेगा, ठीक है। सिमिलर रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा जो हमने पहले पढ़ा है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला, कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अलाइन हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाऊंगा, सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ Yes, अलाइन हो रहा sir. है, यहाँ पे अलाइन हो रहा है, जो हमने टॉपिक पहले पढ़ा है यहाँ पे। तो अलाइन होगा भी और नहीं भी होगा, तो जहां नहीं होगा वहां नहीं करना है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्वस मीडियम एंड गैसियस, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है आप बताओ कैसे हो रहा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो खुद को ऑक्सीडाइज कराना मतलब खुद में से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो किसका है आसान? बीए का, इसलिए बीए की वैल्यू ज्यादा। समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यार, ठीक है। Sir, आ गया. ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, ये अलग काफी सारी एनर्जीज को मिक्स करके निकाली जाती है, काफी सारी एनर्जी इसमें मिक्स होती हैं तब निकाली जाती है, ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं, अलग है। तो इसको थोड़ा सा आपने अलग से तैयार करना है और इसको आपने इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अपने, और कम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी और रिएक्टिविटी की। देखना दोनों टॉपिक है ना, अभी इसको एक साथ लेते हैं हम न्यू पेज पे और दोबारा से लेंगे इसको। चलो एक बार पीछे प्रीवियस पेज पे जाएं। देखो भाई, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ये आपको अब कहानी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहली बात, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कम्प्लेक्स का मतलब हो गया वो जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनते हैं। ये भी आप कम्प्लेक्स जो है वो प्रॉपर सीखोगे क्लास 12th के अंदर, कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ठीक है, उसमें कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं एलिमेंट्स के साथ। बट आप ऐसे समझो कि बीच में कोई एलिमेंट है, उसके आसपास बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो डिजाइनदार आपने देखे होंगे, कभी मॉलिक्यूल आपने देखे होंगे, क्लोरोफिल वगैरह टाइप करके देखना, उसका मॉलिक्यूल देखना। तो बीच में एक एलिमेंट होगा,
ठीक है, बीच में एक एलिमेंट होगा, उसके आसपास गिरा पड़ा होगा वो काफी बड़े बड़े से। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि ह्यूज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कौन कर सकता है, अभी आप अपने दिमाग में इतना ही रखोगे, ठीक है। ओनली दोज एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स जिनका साइज स्मॉल होता है। ये बेसिकली कटायन का ही काम करेंगे, मेटल है, मेटल पे प्लस आता है और प्लस वाले कटायन होते हैं, तो कटायन का काम करेंगे, ठीक है। अब कटायन के केस में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कटायन का साइज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा इसका साइज? स्मॉल साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज का कटायन होना चाहिए। जैसे स्मॉल साइज के कटायन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों पे प्लस है। बताओ सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा लिथियम है लिथियम। जो सबसे ऊपर आता है। तो ये जो छोटा साइज का होगा ना, उसमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा, यानी कि इसकी पोलराइजिंग पावर, इस पावर को कहते हैं पोलराइजिंग, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो हाई चार्ज डेंसिटी है, स्मॉल साइज है, और वेकेंट ऑर्बिटल कहीं ना कहीं है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1:2s1, ठीक है। पर जब n = 2 होता है तो उसमें 2s भी होता है, 2p भी होता है, यानी कि इसमें 2p भी है बट वो खाली है। अब इसमें लिथियम प्लस जब बन गया तो ये 1:2 तो बन गया, पर इसका 2s2 और 2p2 अभी भी पड़ा था, 2p पड़ा था, 2s2 नहीं, 2s और 2p पड़ा था, जो क्या था? खाली था। तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये Yes, sir. कंडीशंस होनी चाहिए। अल्टीमेटली आपको फिर इसमें याद ही रखना है कि यहाँ पे लिथियम का साइज ही खाली स्मॉल है, तो एल्कली मेटल्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जो थोड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता है, दैट इज आप लोगों का लिथियम, दैट इज आप लोगों का लिथियम। तो लिथियम बना सकता है यहाँ से, और दूसरी तरफ बेरिलियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं वहां से। बस यही बात आपको याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात याद रख लेना, क्लोरोफिल के अंदर जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, दैट्स इट। इसका स्ट्रक्चर देखना, नेट पे देख लेना, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूँ आगे। रिएक्टिविटी। अच्छा, मेटल्स के अंदर अगर मुझे रिएक्टिविटी चेक करनी है, मेटल्स के अंदर अगर मुझे क्या चेक करनी है? रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो मेटल्स का काम क्या होता है? मेटल्स का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा? जो डाउन द ग्रुप जाएगा, और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और वही काम आपको यहाँ पे दिखता होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से कहाँ पे जल्दी निकलते हैं? ग्रुप 1 में, इसीलिए Group 1. ग्रुप 2 एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट से। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है? बोलो यार यस और नो। यस Yes, sir. सभी को? मनन समझ Yes, में आ रहा है sir. बेटा? Yes, sir. आयुष समझ में आ रहा है बेटे? बैठे हो ना सब लोग? देखो ये थोड़ा चैप्टर यार ऐसे ही है, पर करना तो है ना, करना तो पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, उसके बाद ना आपका ही काम बचेगा, मेरा जो है वो रिएक्शन दिखाने का बचेगा। ये है, याद कर लो, पूरे चैप्टर में यही है। तो कंसेप्ट अभी आपके पक्के हो रहे हैं, कुछ कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं आराम से, इसीलिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। अब हम करेंगे रिएक्टिविटी विद एयर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी विद एयर के अंदर आप खुद ही सोचो, एयर के अंदर तो काफी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। N2 होती है, O2 होती है, H2 होती है। तो बेसिकली जब ये टॉपिक आता है रिएक्शन विद एयर, तो इसमें कुछ रिएक्शन अभी आपको याद करनी और कुछ मैं आपको एक साथ बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें कहानी याद करनी है वो ये है कि हमारे पास जो है वो अच्छे से, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देते हैं एल्कली मेटल्स, तो ये जो होंगे वो एयर के अंदर खराब हो जाएंगे, बेसिकली टार्निश इन एयर हो जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एट देयर सरफेस एंड हेंस दे केप्ट इन केरोसिन एंड पैराफिन वैक्स। अगर आपसे एक नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई एल्कली मेटल्स को हम ऑयल के अंदर क्यों डिप करके रखते हैं? इसलिए करके रखते हैं क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है, तो क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और एयर के अंदर काफी सारा मॉइस्चर प्रेजेंट है,
H2O प्रेजेंट होता है मॉइस्चर की फॉर्म में, और N2 प्रेजेंट होता है, H2 प्रेजेंट होता है, तो इनके साथ कहीं रिएक्ट ना कर जाए इसीलिए उसको हम अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली। अब जैसे सोडियम टार्निश मतलब टार्निश मतलब खराब होना, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाना उसके ऊपर, ठीक है। जैसे जंग लग जाती है सॉर्ट ऑफ आयरन के ऊपर ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन होने के बाद, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। चलो, these elements react with moist air to form carbonates। ये कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके। अब जितनी भी रिएक्शन यहाँ लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करनी है, पूछना मत कि करनी है नहीं करनी, ये करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, राइट। अब देखो, these elements react with moist air to form carbonate। देखो सोडियम से शुरू किया, एयर सबसे पहले वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो क्या बनाया Na2O, एक ऑक्सीजन पे। अच्छा Na2O ही क्यों बनाया, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो कि सर ने बताया था रिडॉक्स चैप्टर में कि एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है, याद है आपको, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -2 होता है। Yes, sir. और ज्यादातर हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड की ही बात करते हैं। तो अगर Na पे +1 है और ऑक्सीजन पे -2 रखना है, तो यहाँ पे +2 रखने के लिए Na2 लगाने पड़ेंगे, तभी तो बराबर होगा चार्ज, Yes, तभी sir. तो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, पूरा ग्रुप यही बनाएगा, Na2O, फिर नीचे वाला K2O, समझ रहे हो ना। अगर वो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड मतलब जिसके ऑक्सीजन पे -2 है, तो ऐसे याद रखा कि नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड फिर पानी के साथ, मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा के बेस बनाएगा NaOH। NaOH, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, NaOH प्लस CO2, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, Na2CO3 प्लस H2O बनता है, ठीक है। और लिथियम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में लास्ट में एक साथ सारी लिखवा दूंगा, क्योंकि लिथियम जो है, और जो पहला एलिमेंट होता है ना अपने ग्रुप का, जैसे हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, उसे मारो गोली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो जो पहला एलिमेंट होता है वो थोड़ी सी एनोमलस प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, क्योंकि उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा छोटा होने की वजह से, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज अलग रखता है। तो लिथियम की अलग जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी बाद में लिखी हुई हैं, बाद में करेंगे। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है कि केवल लिथियम जो है वो हवा में जो है वो नाइट्राइड बना लेगा, यानी कि N2S के साथ रिएक्ट करा के नाइट्राइड बना लेगा, और ये रिएक्शन पीछे लिखी हुई है तो आप लोग देखोगे बाद में, ठीक है। In dry air only lithium gives nitride and oxide both, while the other element gives only oxides। तो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन ही हुआ है, फर्दर ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा के बेस बना रहा है, और फर्दर वो जो बेस है वो कार्बोनेट बना रहा है। तो ऐसे करके आपने कार्बोनेट का बनाने का तरीका एक सीखा है, और सारे के सारे एलिमेंट्स कार्बोनेट्स यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कार्बोनेट्स की फिर हम कंपैरिजन करेंगे, पीछे करेंगे, वो बाद में करेंगे, राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरी साइड पे अगर मैं जाऊं तो लिखा हुआ एक्सेप्ट बेरिलियम दीज मेटल्स इजीली टार्निश इन एयर, ठीक है। बेरिलियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए इजीली टार्निश नहीं होता, यानी कि एयर के साथ रिएक्ट जल्दी से नहीं करता, ऑक्साइड की लेयर जल्दी से नहीं बनती है, ठीक है। दूसरा, बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं अगेन वो भी बहुत सारी पीछे लिखी हुई हैं एक साथ, बट थोड़ी बहुत यहाँ लिखी हुई याद कर सकते हो। बेरिलियम जो पाउडर फॉर्म में होता है वो बर्न्स ब्रिलियंटली बर्न करता है, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म वाला चूरा, ठीक है। जब कोई पूरा सॉलिड ले लोगे और कोई पाउडर फॉर्म में ले लोगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा कहाँ होगी, पाउडर फॉर्म में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो छोटा छोटा होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है उसको रिएक्शन करने के लिए, इसलिए पाउडर फॉर्म में जो है वो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे दवाई खिलाते हैं छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को दवाई अगर आप पूरी डोज ऐसे ही पूरा का पूरा डाल दोगे तो दिक्कत है। आप उसको क्या करते हो, पहले पाउडर बना के मेल्ट, फिर उसको पानी में घोलते हो, पाउडर बनाते हो, चूरा बनाते हो उसको, तो क्या होता है वो रिएक्टिविटी हाई है, यानी कि बच्चे के अंदर जब वो जाएगा तो जल्दी रिएक्टिविटी करेगा। तो वही वही बात बस यहाँ लिखी हुई है कि बेरिलियम यूं तो करता नहीं, मतलब कम करता है, बट पाउडर फॉर्म में जब करता तो एकदम बढ़िया बढ़िया इग्नाइट करेगा एयर के अंदर, ठीक है। वही लिखा हुआ है, कुछ बेसिक बातें कि मॉइस्ट एयर में एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल द एलिमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनेट्स, इसके भी सारे कार्बोनेट्स बनेंगे मॉइस्ट एयर के साथ, जो यहाँ पे बन रहा है, जैसे यहाँ हो रही है रिएक्शन पीछे लिखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी सारे बनाएंगे, ये जो है वो मॉइस्ट एयर के साथ नहीं बनाएगा। इन ड्राई एयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 गिव नाइट्राइड एंड ऑक्साइड बोथ, ठीक है। ये आपको नाइट्राइड जो है वो पीछे देखने को मिलेंगे, अभी बस पढ़ लेना है यहाँ से, जब रिएक्शंस आएंगी
तब याद करेंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई सबको, बने हुए हो सारे? ये Yes, चैप्टर sir. ऐसे ही है भैया। Yes, sir. यस सर। और अभी तो चल रही है बेसिक बातें, जब आएंगी रिएक्शंस तो आपको और थोड़ा सा लोड पड़ेगा, तो तैयार रहो। देखो इसको जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि रिएक्शंस इन पे जो है वो पीछे दे रखी है। देखो ऑक्साइड बनाना मैंने आपको सिखाया कि Na2 ने कैसे Na2O बनाया, उसी तरीके से लिथियम जब बनाएगा तो Li2O बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और आपको पता है अगर ऑक्सीजन पे -2 होता है तो उसको नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं, मतलब नॉर्मल तो वर्ड नहीं लगाते हैं, ऑक्साइड ही लगाते हैं, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन पे कभी -1 आता है तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं, Peroxide. और ऑक्सीजन पे कभी -1/2 होता है तो उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं, Peroxide. ठीक है। बस कुछ नहीं है, वही पेरोक्साइड लिखा है कि यहाँ पे सोडियम O2 के साथ रिएक्ट करके Na2O2 बनाता है, यानी कि सोडियम पेरोक्साइड बनाता होता है। और आप देखोगे यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेटल है, और मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो पहले ऑक्साइड बनेगा, उसमें और ऑक्सीजन गया तो पेरोक्साइड बनेगा, उसमें और ऑक्सीजन जाएगा तो सुपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक बात सीख रहे हो, ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, ये बात आपको याद करनी है कि सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का अर्थ होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, ये बात हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखी थी। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जहां पे सारे पेयर्ड होते हैं उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्लियर है? तो आप ये बात रट लो यहाँ से, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। और ये सारे आपको बना के ऑक्साइड्स दे रखे हैं। ज्यादातर जो एलिमेंट बनाता है वो यही ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। अब कौन सा सुपर ऑक्साइड है, कौन सा नॉर्मल ऑक्साइड है, कौन सा पेरोक्साइड है, आप अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ से इसकी मदद से सीखो, ठीक है। मैं एक बात दिखा देता हूँ बस आपको, जैसे KO2 है, आपको पता है पोटेशियम है जी, पोटेशियम मेटल है। अब ऑक्सीजन पे तो 3 तरह के हो सकते हैं, पर पोटेशियम पे केवल एक ही हो सकता है, +1। ये सब आपने सिखाया। इसका मतलब पूरे O2 पे कितना होगा, -1। इसका मतलब एक O2 के हिस्से में कितना जाएगा, -1/2। तो ये क्या हो गया, एक सुपर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये आपको अब देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स में नॉर्मल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पेरोक्साइड से और सुपर ऑक्साइड से, यानी कि जब O पे -2 चार्ज होता है और वो मेटल के साथ होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू O पे जब -1 है, और एज कंपेयर टू O पे जब -1/2 है, तो ठीक है। और ये बात डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी के ऊपर। अब लैटिस एनर्जी वर्ड आ चुका है तो मैं आपको लैटिस एनर्जी समझा देता हूँ होती क्या है, ठीक है। एक एनर्जी आज करवा देते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अरे भाई चल रहे हो सब लोग साथ, घबरा तो नहीं गए? Yes, sir. सर क्लास कब तक है? क्लास तो यार अभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाइम हो रहा है अभी? 11:30 हो रहे हैं। क्लास तो देखते हैं एक बारी, रुको मैं बता देता हूँ एक बारी फिर भी हमने कहाँ तक करना है आज। मैंने सोचा था आपको 5-6 पेज करवाने का, बेसिक बातें कुछ हो जाएंगी हमारी। हैलाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम है, ठीक है। बस 2 पेज रह गए हैं, बट 2 पेज से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ आज लैटिस एनर्जी का, तो एक काम खत्म हो सर ब्रेक कितनी देर बाद मिलेगा? हम्म, ब्रेक कितनी देर बाद मिलेगा? ब्रेक नहीं मिलेगा ना, फिर ब्रेक का क्या करेंगे, 20 मिनट की क्लास और एक्सटेंड करते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं और फिर एंजॉय करोगे। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आज तो खैर क्रिसमस है तो तुम देख लेना अपने आप, जिसको जैसे दिन यूटिलाइज करना है वैसे कर लेना, ठीक है। चलो तो करें क्या, एक बारी लैटिस एनर्जी, मेरे पास वैसे PDF पड़ा था इसका पर वो मेरे आईपैड में है, शेयर करेंगे तो अभी दिक्कत है। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो लैटिस एनर्जी करेंगे ना, चलो न्यू पेज पे स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। एक बार समझना, ठीक है।
लैटिस एनर्जी। थोड़ा सा ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। लैटिस एनर्जी आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ाई थी। बॉन्ड एनर्जी क्या थी? बॉन्ड एनर्जी कोई मुझे बताएगा? बताओ बॉन्ड एनर्जी क्या थी? सर जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। राइट, चलो इन शॉर्टकट बताते हैं। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है? देनी पड़ती है कि निकलती है? देनी पड़ती है। सर देनी पड़ती है। इसके बाद मुझे लगता है सबको पता है, और ये भी पता है कि बॉन्ड फॉर्म होने पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो Yes, sir. वो जो बॉन्ड इंथैल्पी हमने पढ़ी थी ना, बिल्कुल वैसी ही होती है लैटिस एनर्जी। बस इसमें एक ही फर्क होता है, हम सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो हम लैटिस एनर्जी का नाम लेते हैं। ये लैटिस एनर्जी मैंने आपको बॉन्ड नेबर साइकिल पढ़ाई थी तब थोड़ा सा बताया था, बट मैं दोबारा से लिखवा देता हूँ यहाँ पे एक बार कि एनर्जी released when an ionic compound, बड़े अच्छे से समझ लेना लैटिस एनर्जी। और ये बाद में मैं आपको वर्ड यूज करूंगा लैटिस एनर्जी लास्ट में, और बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, वहां लगेगी, तो अपने दिमाग में बिठा लेना और इसको दिमाग खोल के पढ़ना है, ठीक है। आलस नहीं करना है इस टॉपिक में बिल्कुल। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम individual gaseous individual atoms in gaseous states, individual atoms in gaseous state, ठीक है। बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एनर्जी रिलीज और करके लिख सकते हो, उल्टी डेफिनेशन लिख सकते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ, वो भी ऊपर भी 1 मोल की बात ही हुई है, ठीक है। 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस एटम्स। नीचे वाली डेफिनेशन यूज करेंगे हम, ठीक है। बात एक ही है दोनों। एनर्जी में जब रिलीज होती है तो साइन चेंज होता है, एब्जॉर्ब होती है तो साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। अब ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स इनटू इट्स गैसियस एटम्स, ठीक है, ये कहानी है। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि NaCl सॉलिड है, इसको ब्रेक करना है किसमें? गैसियस एटम्स में। किसमें? इसके गैसियस एटम्स में, ठीक है। सॉलिड से गैस, ठीक है, प्लस Cl माइनस गैस। ये ब्रेक करने के लिए जो इंथैल्पी होगी वो क्या कहलाएगी? लैटिस इंथैल्पी कहलाएगी। और इंथैल्पी और एनर्जी में नाम मात्र सा फर्क होता है, तो एनर्जी बोलो इंथैल्पी बोलो एक ही बात है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो में रिप्लाई कर दो। डेफिनेशन Yes, समझ में आ रही यस है ना? सर। We are talking only about our definition, वही पुरानी जीसीपीटी है, बस यहाँ पे एक ऐड ऑन है। सॉलिड आयनिक कंपाउंड को अगर आप ब्रेक करोगे उसके इंडिविजुअल गैसेस एटम्स में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। साइन लगेगा पॉजिटिव का क्योंकि तोड़ रहे हैं लैटिस। अब काम की बात करते हैं, पते की बात जो हमें इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 upon R square, where Q1 is the charge on cation। क्योंकि आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड में कटायन और अनायन होते हैं, तो Q1 जो है चार्ज ऑन कटायन है, Q2 जो है वो चार्ज ऑन अनायन है। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा ना, मान लो एक जगह पे +1 है और एक जगह पे +2 है, ज्यादा चार्ज जहां पे है ना वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और डिस्टेंस का फैक्टर रहेगा R इज द रेडियस ऑफ कटायन एंड अनायन, ठीक है। R प्लस इंटू R माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द कटायन एंड अनायन R ही लिख लो, खाली R को मार बोली, ठीक है, एक ही बात है। आप बस यही बात ध्यान रखना, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि चार्ज का जो फैक्टर है, चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर रेडियस फैक्टर, ये बहुत जरूरी है भाई बात, ठीक है। चार्ज का फैक्टर पहले देखेंगे, लग रहा होगा तो उससे आंसर देंगे, अगर चार्ज का फैक्टर नहीं लग रहा होगा तो हम लोग रेडियस वाले फैक्टर से लैटिस एंथैल्पी का आइडिया लेंगे। क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूं, आप बस यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन सेम रहेगा हमेशा, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। मेरे पास कंपाउंड आया MgCl2 और मेरे पास कंपाउंड आया AlCl3। पहले 4 मैं करूंगा, उसके बाद 4 आपसे पूछूंगा, फिर टॉपिक क्लोज कर देंगे।
सबसे पहले मुझे ये देखना है, सर ने जो क्वेश्चन पूछा है किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, और मुझे एक क्राइटेरिया पता है, इसमें मुझे देखना है कि चार्ज में चार्जेस कितने कितने हैं। तो मुझे पता लगा कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा, क्योंकि हेलोजन पे एक हेलोजन पे -1 होता है, 2 है तो -2 हो गया, उधर जाके +2 रहेगा। तो मैग्नीशियम पे सर +2 चार्ज रहेगा। सर एक हेलोजन पे -1 होता है Cl पे, और 3 है तो -3 होगा, तो एल्यूमिनियम पे +3 रहेगा। इतना सबको करना आता है? Yes, sir. तो अब सर देखो, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन ऐसा नहीं देखना कि 3 है तो -3 हो गया, 2 है तो माइनस, ना 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 ना, अकेले इंडिविजुअल एटम को देखो। इंडिविजुअल एटम तो दोनों जगह क्लोरीन ही है ना, तो क्लोरीन पे जो चार्ज रहेगा वो -1 रहेगा, वेयर एज इंडिविजुअल कटायन जो है उस पे चार्ज अलग अलग है। जब भी कोई हम दो चीजों में ज्यादा या कम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। तो मुझे यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस कटायन दिख रहा है, क्योंकि कटायन पे चार्ज सर अलग अलग हैं। अब मुझे दिखा एल्यूमिनियम पे सर +3 चार्ज है और मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है। जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बेसिस पे मैंने लगा दिया कि AlCl3 में ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स चार्ज। अब मैं करवाता हूँ दूसरा, सुनना, सुनते रहो, टेंशन मत लो, एंड में समझ में आ जाएगा जिसको भी नहीं आया। KLN सर चार्ज निकालते हैं, चार्ज आ जाओ सर। एक एल्यूमिनियम पे देखो, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 पे -6 हो गया, उधर +6 होगा, इसका मतलब एक एल्यूमिनियम पे +3 होगा। हमको इंडिविजुअल एटम का चार्ज देखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सर प्लस का 3 है और यहाँ पे सर माइनस का 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे हमें पता ही है सर एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज रहता है, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है फटाफट से। तो उसके बेसिस में हमने n पे लगा दिया। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है सर? पॉइंट ऑफ डिफरेंस सर इस टाइम पे कटायन नहीं है, बिकॉज कटायन का एलिमेंट जो है वो सेम है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अनायन। अनायन पे चार्ज देखो, इंडिविजुअल एटम पे O पे -2 है और N पे -3 है। चार्ज ज्यादा किधर है सर? चार्ज ज्यादा नाइट्रोजन पे, इसीलिए ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होने वाली है? ALN की होने वाली है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको दो क्वेश्चन समझ में आएंगे? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. सुनीता समझ में आ रहा है बेटा? मंदी कर ठीक है भाई, बड़ी आवाजें। यस सर। ठीक है सर। वो तो क्रिसमस मत मना, चैप्टर चल रहा है, निकल जाएगा, ढंग से बैठ जा, ढंग की जगह पे पढ़ने। पता नहीं कहाँ घूम रही है। चलो देखो भाई, देखो आगे देखो, सुनो। इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास LiF है और NaF है, तो बताओ लैटिस एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी? आप बताओ। क्लोरीन तो सेम है, -1 ये भी सेम है, +1 Sir, +1। NAF पे। NaF पे लैटिस ज्यादा होगी। सुनो मेरी बात सुनो, जब कटायन, ये कटायन है ना बेटा, कटायन है, कटायन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना। अब अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो आप देखना स्मॉल साइज किसका है। कटायन का साइज क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉल। Small. अगर कटायन, कटायन का काम क्या होता है? प्लस होता है ना, इलेक्ट्रॉन खींचना होता है उसका काम, ठीक है। तो जितना छोटा कटायन होता है ना, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसके अंदर होती है, मोर पोलराइजिंग पावर। और जिसमें जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड क्या करना है? माइनस को खींचना है। अब जिसकी खींचने की पावर ज्यादा होगी वही तो बनाएगा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड, राइट। तो LiF जो हो गया वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू NaF से, ठीक है। वहीं अगर मैं एग्जांपल लूं KBr और Ki का, सर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो जल्दी। पॉइंट ऑफ डिफरेंस सर -1 +1 अरे चार तो सेम लग रहे हैं यार। सर पोटेशियम को देखो आप एक बारी, और पोटेशियम को देखो 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 देखो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब देखो चार्ज सेम है, अब बताओ साइज किसका ज्यादा है? अनायन की बात करेंगे, अनायन की बात करेंगे। I. अनायन का काम क्या होता है? अनायन का काम होता है अपने इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि माइनस है, माइनस का काम है फटाफट भागना दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इसका साइज क्या होना चाहिए? इसका साइज बड़ा होना चाहिए अनायन का। अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस अनायन है, अनायन का काम है इलेक्ट्रॉन देना, तो अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। अगर अनायन का साइज बड़ा है तो फिर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने वाली,
केबीआर की लैटिस एनर्जी ज्यादा होने वाली है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार। Yes, sir. लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट तो समझ पा रहे हो ना? ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी CCl4 की, ठीक है भाई, चल रहे हो ना साथ साथ सब लोग? Yes, sir. ठीक है। देखो यहाँ बात करते हैं CCl4 और बात करते हैं SiCl4। अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे सर जी, यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, क्लोरीन तो सेम है और चार्ज भी सेम है। अब सर हमको ये पता है कटायन है, कटायन छोटा कौन सा है, कार्बन, इसीलिए इसकी ज्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो। Yes, कार्बन, sir. देखो ग्रुप हाँ C सर। में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है। तो कार्बन ऊपर आ रहा है और सिलिकॉन नीचे आ रहा है, जो ऊपर है वो छोटा है, तो कटायन को छोटा होना था फॉर लैटिस एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा Na2O की और मैं बात करूंगा MgO की, ठीक है, तो सर अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो सेम है और ऑक्सीजन पे -2 है और कटायन पे इस पे +1 है, इस पे +2 है। सर चुपचाप चार्ज देखो अपना और काम निकालो। चार्ज सर ज्यादा है मैग्नीशियम पे। जब चार्ज सेम आ जाए तो ये साइज वाइज सब बाद में देखना है, पहले चार्ज ही देखना है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मेटल, चार्ज ज्यादा है मैग्नीशियम पे, ज्यादा लैटिस एनर्जी। समझ रहे हो? जैसे NaF है और मेरे पास MgO है, ठीक है, दोनों अलग ले लिए हमने। चलो अगर दोनों अलग ले लिए, ये एग्जांपल भी देखो बेटा, अगर दोनों मैंने अलग ले लिए, दोनों क्या ले लिए, अलग अलग, जैसे मेटल भी अलग ले लिए और अनायन भी अलग। इस केस में आपको क्या करना है, जैसे इस पे -2 इस पे +2 हमको पता है, इस पे -1 इस पे +1 हमको पता है। अब आपने फॉर्मूला जो देखा था वो क्या था, Q1 और Q2 था। Q1 और Q2 था, प्रोडक्ट करे थे, यानी कि आप यहाँ देखो तो 2 2 4 बनेगा और 1 × 1 करोगे तो वो एक तरीके से कम ही रह जाएगा, राइट। तो ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा किधर आएगा, इधर आएगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जैसे आप लोगों को सेम मैं अगर क्वेश्चन दूं, बोलो मैं NaF दे दूं और मैं MgCl2 दे दूं, तो आप क्या करोगे पता है? सर फ्लोरीन पे -1 है, क्लोरीन पे भी -1 ही है। एक इंडिविजुअल एटम का देखना है आपने, एक क्लोरीन पे -1 ही है, 2 क्लोरीन थे तो -2 था, टोटल -2 था, तो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +1 था। सर देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो +1 और 1 का होगा, 1 और 1। यहाँ जो होगा वो 2 और 1 का होगा, तो 2 × 1 ज्यादा ही रहेगा, समझ रहे हो ना? तो ये जो है वो अभी भी इसकी ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से रहेगी। कोई बोलो यार, क्या आपको समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। आ गई सर, आ गई। ठीक है, ठीक है। सर लास्ट वाला रिपीट कर दो। लास्ट वाला बेटा देखो, चार्ज का ना प्रोडक्ट करके निकाल रहे हैं। अगर क्या होता है कि कई बार कटायन और अनायन दोनों ही अलग अलग आ जाए, इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो हम ना Q1 और Q2 करेंगे। और मैग्नीशियम पे जो है वो +2 है और एक क्लोरीन पे -1 है। इंडिविजुअल एटम का देख रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो प्रोडक्ट अभी भी किसका ज्यादा रहेगा, कहाँ ज्यादा रहेगा, MgCl2 में ज्यादा रहेगा, इसलिए लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई बेटे? यस और नो? यस सर। यस। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ पुरानी दुनिया में, यानी कि हम जो टॉपिक कर रहे थे और लैटिस एनर्जी जहाँ पे आई थी। हाँ बेटा जी बोलो। सर एक बार पोटेशियम ब्रोमाइड और आयोडाइड वाला बता दो। पोटेशियम ब्रोमाइड और आयोडाइड वाला बता दें? ये वाला बेटा देखो, इसमें ना जैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना, अनायन को देखो आप, अनायन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कनन, ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर। हाँ, अच्छा, वही है। इसके बाद इसमें अनायन का साइज देखते हैं। अनायन का काम होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस है, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो अट्रैक्ट होएगा, सही है, तो देना होता है। तो देता कौन है जल्दी, जिसका साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ऐसे सोचा हमने इसके अंदर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, अनायन का साइज अगर बड़ा है तो फिर उसकी जो है वो बेसिकली, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया है, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो मैं आपको कोवेलेंट कैरेक्टर में ले गया। दोबारा सुनो इसको। केबीआर जो है वो बेसिकली, केबीआर और केआई के अंदर, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड के अंदर आप दिमाग ऐसे लगाओगे। आप एक बार पीछे टॉपिक देखो जरा, पीछे टॉपिक देख लो, ठीक है। हमने लैटिस एनर्जी को यहाँ पे रेडियस के इनवर्स लिखा है भाई, एक बार सब दोबारा सुन लो, दोबारा से
मैं शायद बीच में मिक्स कर दिया दो कंसेप्ट को। देखो लैटिस एनर्जी को हमने रेडियस के इनवर्स किया है, कोई बोलो यार। Yes, मत sir. लगाना, ठीक है? Yes, sir. लैटिस एनर्जी को हमने रेडियाई के इनवर्स किया है, ठीक है? तो हमने सीधा ये देखा कि अगर मेरे पास चार्ज सेम आ रहे हैं तो मैं रेडियाई पे जाऊंगा, और रेडियाई जो है इस टाइम पे अनायन का छोटा कौन सा है? छोटा कौन है रेडियाई में? पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हेलोजन ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। छोटा कौन है? ब्रोमीन। बड़ा कौन है? आयोडीन। ब्रोमीन। अगर ये छोटा है तो इसका रेडियस कम है, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसलिए हमने केवीआर किया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना भाई यार, केवीआर वाली बात को करेक्ट कर लेना। इस बात को प्लीज सब लोग करेक्ट कर लो। दोबारा से बता दे रहा हूं मैं, ये अनायन मैप खजान रूल दूसरे रूल पे ले गया आप लोगों को। लैटिस एनर्जी में जब चार्ज हमारे सेम आ जाएंगे, जब हम चार्ज की बात नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? रेडियाई की बात करेंगे। रेडियाई में हमारा छोटा रेडियाई किसका है? ब्रोमीन का है, और इसी वजह से उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ऊपर भी हमने यही काम लगाया है, जिसका रेडियाई छोटा है, पोलराइजिंग पावर से मत लगाओ, गलत हो जाएगा, ठीक है? जिसका रेडियाई छोटा है उसके हिसाब से हमने आंसर लगाया है ऊपर और नीचे, ठीक है? रेडियाई वाला फैक्टर, रेडियस फैक्टर सबने क्लियर कर लिया भाई? बोलो यार यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? विनय, वानी, ठीक है? हिम्मत मार के Yes, sir, बैठिए okay. सब लोग। बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है? अपने टॉपिक्स को हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? एक बार दोबारा से इस पे जाएंगे, ठीक है? इसको देखो बेटा एक बार, स्टेबिलिटी की बात करिए। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी हमने डिफरेंट ऑक्साइड की फॉर्म, यानी कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड में जब कंपैरिजन किया है तो लैटिस एनर्जी से निकाली। अब लैटिस एनर्जी से आपको पता है लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर सेम एलिमेंट के साथ ऑक्साइड बने, सेम एलिमेंट के साथ पेरोक्साइड बने, जैसे Na2O बने, फिर Na2O2 बने, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बना है, और ये क्या बना है? पेरोक्साइड। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Na2O की ज्यादा होगी, क्योंकि Na पे +1 है, एक ऑक्सीजन पे -2 है। यहाँ पे Na पे +1 है, एक ऑक्सीजन पे -1 है। समझ रहे हो ना अब? तो लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? नॉर्मल ऑक्साइड की, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन शॉर्ट बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर रहे हो, उसमें स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो, तो हम लैटिस एनर्जी वाले कंसेप्ट से कंपेयर करेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना, लैटिस एनर्जी अपने आप लगा लोगे, ठीक है? तो अंडरस्टैंड कर जाओगे, नॉर्मल ऑक्साइड की ज्यादा होती है, फिर पेरोक्साइड की, फिर सुपर ऑक्साइड की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? बोलो फटाफट से। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद आपको ऑक्साइड्स यहाँ पे बने नजर आ रहे हैं कुछ सेकंड ग्रुप के, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पे +2 चार्ज होता है, इसीलिए एक O उसके साथ खुशी खुशी लगता है, और ज्यादातर ऑक्साइड BeO, MgO, CaO आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है? अब दो कंसेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्साइड्स में बेसिक कैरेक्टर कैसे देखेंगे। तो आप ध्यान रखना, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, देयरफॉर ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है? ये बातें दोबारा बाद में भी आएंगी, बट पहले भी कर चुके हैं, बाद में दोबारा से आएंगी, ठीक है ना? तो डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स के साथ जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। चलो भाई, ये सारी कहानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसको एक साथ लेंगे भाई अब, ठीक है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन का जो टॉपिक है इसको हम एक साथ लेंगे, और रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन है, रिएक्शंस आपको खुद करनी है, तो मैं फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ। लिथियम जो है वो Li2O बनाएगा बेटा, और ये हम कर चुके हैं क्या? ये तो कर चुके हैं हम, अभी यही तो किया है हमने, ठीक है? राइट, ये सारे हम टॉपिक कर चुके हैं यार। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हमको करना था, और रिएक्शन विद हाइड्रोजन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो एल्कली मेटल्स कंबाइन विद H2 फॉर्मिंग आयनिक हाइड्राइड। सिंपल यार, याद रखो आप लोग, ये कंपाउंड मेटल है, और मेटल जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे।
मेटल के साथ जो हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है ना, उसमें हाइड्रोजन पे -1 होता है, मेटल पे +1 होता है। और आपको ये रिएक्शन बस थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर ग्रुप 1 एलिमेंट्स H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो MH बनाएंगे और ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और H पे -1 रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ बेरिलियम जो है ठीक है, ये सारे बनाएंगे H2 के साथ। ठीक है, बेरिलियम जो है वो H2 के साथ MH2 बनाएगा और बाकी सारे के सारे हीटिंग करने पर बनाएंगे। ठीक है, सेम बना रहे हैं सारे, कोई चक्कर नहीं। फिर MH जो है, जो बना हुआ हाइड्राइड है, अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस बनाएगा MOH। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार, ये कर लोगे? पानी के साथ रिएक्शन Yes, करने sir. पर Yes, sir. हाइड्रोक्साइड बनाएगा, राइट। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी लिखा हुआ है और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस लिखा हुआ डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी होता है हीट करने पर जिसका बॉन्ड आराम से टूट जाए, हीट करने पर जिसका बॉन्ड आराम से टूट जाए वो थर्मली अनस्टेबल है। वो क्या है? थर्मली अनस्टेबल है। Unstable. एक सेकंड, घंटी बज गई भाई साहब की, घंटी बजी है एक बार, चलो कोई बात नहीं, बाद में उठाएंगे। वापिस आ जाओ। देखो भाई, थर्मल स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, अगर मैं हीट कर रहा हूं और वो मुश्किल से टूट रहा है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, तो वो थर्मली स्टेबल है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो साइज बढ़ता है ऑर्बिटल का। साइज बढ़ने से आप लोगों का ओवरलैपिंग पुअर होती है और ओवरलैपिंग पुअर होने से बॉन्ड आराम से टूट जाता है। इसीलिए आपको थर्मल स्टेबिलिटी में, वैसे मैं थर्मल स्टेबिलिटी की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी लूंगा, बट यहाँ पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सिंपल है। डाउन द ग्रुप जो है वो हमारी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। किसकी? हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात हुई है भाई। किसकी? हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात हुई है। क्या आपको यहाँ पे हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दूसरी साइड पे, वहां पे BeH2 तो आपने सीख लिया, क्योंकि Be पे +2 होता है इसलिए हाइड्रोजन उसके साथ 2 लगे। दूसरा ये जो है BeCl2 की प्रिपरेशन दिखा रखी है यहाँ पे, या BeH2 की प्रिपरेशन दिखा रखी है। किससे बना है? BeCl2 में अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाला LiAlH4। अब LiAlH4 क्या चीज है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, ये तो क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपको पता लगेगा। फिलहाल आप ऐसे समझना कि ये इसका रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन कराना होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 क्लोरीन हटा के 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, इसका मतलब बेरिलियम की रिडक्शन यहाँ पे हो रही है। LiCl और AlCl3 निकल रहा है। ये इसकी प्रिपरेशन है BeH2 की, और मॉड्यूल में दी हुई है। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हुई, इसलिए हम इसको कर लेंगे बाद में। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो भाई, ऐसे ही रिएक्शन ऑफ वाटर है। अब रिएक्शंस हैं बाबा, मेनली कंसेप्ट आपके ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। रिएक्शंस के अंदर क्या रहता है कि रिएक्शंस हमको देख के, लिख के याद करनी है। रिएक्शन पानी के साथ होगी तो हाइड्रोक्साइड बनेंगे। जैसे Na+H2 डालोगे तो NaOH प्लस H2 गैस जो होगी उसमें से रिलीज हो जाएगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, अब पानी के अंदर डाल रहे हो, सुनो सुनो, पानी के अंदर डाल रहे हो ना, पानी के अंदर कंसेप्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, एक्वस में चेंज हो जाएंगे। इसीलिए आप अभी डायरेक्ट याद करो कि लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर है, रिएक्ट्स विगरसली है। ठीक है, रिएक्ट्स प्रोड्यूसिंग फ्लेम है, रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। कुछ नहीं है, आप सिंपल याद करो कि हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। और वहां पे क्योंकि इस पे +2 होता है इसलिए हाइड्रोक्साइड जब बनेंगे, क्योंकि OH पे -1 होता है और M पे +1 होता है, तो 2 OH वहां पे लगेंगे विद द रिलीज ऑफ H2। कुछ बातें हैं कि बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करता है, और बाकी के रिएक्ट कर जाते हैं ठंडे पानी के अंदर भी। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ के याद करनी है। कोई मुझसे कुछ पूछ रहा था बीच में? अरे ये ठीक है, इसके बाद जो है वो हैलाइड्स हैं, और हैलाइड्स के बाद सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया है। चलो एक काम करते हैं यार दोस्तों, ठीक है, मुझे लगता है आज की क्लास एनफ है हमारे लिए।
और कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे विद सम, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ टॉपिक समझाना था और काफी लोग एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया, बाकी जगह भी क्लासेस रहेंगी। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ आज की,